सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज यहाँ पर हम आपकी फर्स्ट पेपर का सलूशन लेकर के आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके फर्स्ट पेपर के यहाँ पर पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। स वर्ण का उच्चारण स्थान है। जिन भी प्रशिक्षु ने टारगेट यूपी टेट सी टेट चैनल से आराम से अच्छे से पढ़ा था, उनके सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हुए होंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे से मैंने सारे प्रश्नों को पढ़ाया था और वही सारे प्रश्न एग्जाम में आए भी हैं। तो श का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको पता है कि ये जो षटकोण वाला श होता है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, अच्छे से मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है मूर्धा, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपने देख लिया, श वर्ड का उच्चारण स्थान मूर्धा है। दूसरा देखिए, इनमें से कौन स्वर नहीं है? तो ई, उ, ओ ये सब क्या है? स्वर है। लेकिन क क्या है? ये व्यंजन है। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें से कौन संयुक्त व्यंजन है? तो आपको पता है ख, प, फ ये तो है नहीं। ऑप्शन 2 जो है छ, ये किससे किससे मिलकर के बना है? क और श से मिलकर के ये बना हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 5 है, ज्ञ वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बना है? तो ज और य से मिलकर बना है। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में से अयोगवाह है, इसमें पूछा है अयोगवाह। तो अयोगवाह अंग और आह को कहते हैं। ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में आप लोगों को बताया, ये भी पिछले ईयर्स में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आर्य का विलोम है। तो दोस्तों, आर्य का विलोम अनार्य होता है। ऑप्शन 2 जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इड़ा पर्यायवाची है, सरस्वती का, गणेश का, रात्रि का या प्रातः का? दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सरस्वती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं, उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। तो ऑप्शन 3 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दोनों ही सही है। तो 2 दूनी 4 1 5, ये 5/4 है। यहाँ पर 2 सही 1/4 लिखा है। तो इस तरीके से ये भी क्या है? ये भी परिमेय संख्या ही हुई। यहाँ पर भी वही चीज है। तो ऑप्शन 4 जो है, विकल्प 1 और 2 दोनों ही, यहाँ पर देखिए दोनों का जो आंसर है, अगर यहाँ पर ये 2 सही में, अगर ये 21/4 है तो भी परिमेय संख्या है, और अगर ये 2 सही 1/4 है तो भी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये 1 और 2 दोनों ही स्थिति में सही है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर विकल्प 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। निम्नलिखित में से आरोही यानी कि बढ़ते हुए क्रम में कौन लिखा है? ध्यान से देखिए। तो देखिए 3 के बाद 6, 6 बड़ा है 3 से, फिर 6 के बाद 9, 9 बड़ा है 6 से, फिर 12, 12 भी 9 से बड़ा है, और यहाँ पर इस तरीके से कोई नहीं दिया है। तो ये सब आरोही क्रम में दिए हुए हैं। तो ऑप्शन 1 जो है ये आरोही क्रम बिल्कुल सही है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। गुण को जिस राशि से गुणा किया जाता है, उस राशि को क्या कहते हैं? गुणक, गुणनफल, गुणा या शेषफल, तो उसे हम कहते हैं गुणक। जैसे कि 6 गुणे 9, तो गुण को जिस राशि से हम गुणा कर रहे हैं वही क्या होता है? गुणक। क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पर देखिए 9687 में 9 का स्थान है। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 9 किस स्थान पर है? हजार के स्थान पर है। तो ऑप्शन 1 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। मोर शब्द का समानार्थी है चित्रांग, माधुरी, सिखी या विविध? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर है सिखी। मोर को हम सिखी भी कहते हैं, उसकी शिखा होती है, आप उसके सर के ऊपर आपने देखा होगा, इसीलिए उसको सिखी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। गणित की मूल संक्रियाएं जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ये तो आप लोगों को पता ही है। ये भी प्रश्न, जितने प्रश्न यहाँ पर आपने देखे, इसमें से मैक्सिमम प्रश्न ऐसे हैं जो पिछले ईयर्स में पूछे हुए प्रश्न है। अब हम बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में देखिए जो क्वेश्चन नंबर 16 है, ये विस्तारित रूप में लिखा हुआ है। इसको हमें इस तरीके से, यहाँ पर कैसे हमें इसको सॉल्व करना था, इस तरीके से हमें ऊपर नीचे लिख करके इसको यहाँ पर देखिए, लिखी संख्या ज्ञात करिए, तो इस तरीके से हमें इसको पूरा जोड़ना था। ठीक है, पूरा जोड़ना था इसको। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। बस इस तरीके से हमें इसको जोड़ करके दिखाना था। तो ये 5869 हो जाएगा। बस इसको खाली जोड़ना था। विस्तारित रूप में लिखी संख्या ज्ञात करिए, तो ये संख्या क्या है? 5869 है। इस तरीके से हमें जोड़ करके इसको दिखाना था।
क्वेश्चन नंबर 17 है हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग लिखिए। दोस्तों अगर हिंदी भाषा की बात करें, हम किसी भी भाषा की बात करें, तो भाषा सीखने के जो प्रमुख अंग होते हैं उनमें सबसे पहले वर्ण आते हैं। पहले हम वर्णों के बारे में, जैसे हम इंग्लिश भाषा सीखते हैं तो पहले क्या सीखते हैं, अल्फाबेट। वैसे हिंदी में भी पहले हिंदी वर्णमाला सीखते हैं, स्वर और व्यंजन यानी कि वर्णों के बारे में हम सीखते हैं। वर्णों के बारे में सीखने के बाद फिर हम शब्दों के बारे में सीखते हैं। शब्दों के बारे में जब हम सीख लेते हैं तो फिर हम लिपि पर आते हैं, लिखने पर आते हैं। फिर ध्वनियों के बारे में भी हम सीखते हैं, ठीक है, कौन से शब्द की ध्वनि किस प्रकार की निकलती है। फिर वाक्यों का निर्माण करना सीखते हैं और यही तरीका है किसी भी भाषा को सीखने का। तो वर्णों से शब्द, शब्द से ध्वनियां और ध्वनियों से वाक्य, ये 5 अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इस तरीके से खाली आपको अंगों के नाम लिखना था, वर्ण, शब्द, ध्वनि, इस तरीके से वर्ण, शब्द, इसके बाद लिपि, वर्ण, शब्द, लिपि, फिर ध्वनि और फिर वाक्य, ये 5 अंग लिखने थे। फिर क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा अविकारी शब्द किसे कहते हैं। तो जो शब्द लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल के कारण नहीं बदलते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। जैसे किसी सेंटेंस में और प्रयोग हुआ तो ये और हमेशा रहेगा, ये नहीं बदलेगा। तथा, एवं, मगर, ये सब जो शब्द आते हैं ये शब्द नहीं बदलते। जैसे कि किंतु, ये सब जो वर्ण होते हैं ये सब किसी भी वाक्य में नहीं बदलते हैं, ठीक है। हे, अरे, ये सब वर्ण क्या होते हैं, अविकारी होते हैं, जिनका लिंग, वचन, पुरुष से कोई मतलब नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 19 है दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों को बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और आपको इस तरीके से लिख भी देना था, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इस तरीके से आपको लिख करके भी दिखा देना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, अनुनासिक स्वर को परिभाषित करिए। तो दोस्तों जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुनासिक स्वर कहते हैं। फिर से एक बार मैं बता दूं आपको, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है वे अनुनासिक स्वर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि हंसना, आंख, ऊंट, ये सब क्या है, अनुनासिक स्वर, ठीक है। इन सब में किसका प्रयोग हुआ है, अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, अनुनासिक स्वर नहीं है ये, इन सब में अनुनासिक का। जैसे हंसना हम लिखेंगे तो इस पे आप देखिए अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग हुआ है इस तरीके से। फिर क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। यहाँ पर ये देखिए केवल परिभाषा पूछा था दीर्घ स्वर की, इसमें आपको एग्जाम्पल नहीं देना था। अनुनासिक स्वर में भी खाली अनुनासिक स्वर की परिभाषा पूछा है, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ यानी कि मुंह के साथ साथ हम नासिका का भी, नाक का भी प्रयोग करते हैं वे अनुनासिक स्वर होते हैं। फिर देखिए सम संख्या तथा विषम संख्या में क्या अंतर है। तो दोस्तों आपको इसमें क्या करना था, पहले आपको सम संख्या की परिभाषा लिख देनी थी, फिर विषम संख्या की परिभाषा लिख देनी थी। तो सम संख्या की अगर हम बात करें तो आपको ऐसे लिखना था कि ऐसी संख्याओं को हम सम संख्याएं कहते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। तो ऐसी संख्याओं का एग्जाम्पल भी आपको लिख के दिखा देना था, 0, 2, 4, 6, ठीक है, इस तरीके से 8, 10, इस तरीके से आपको लिख के दिखा देना था अनंत तक। इसके बाद हम विषम संख्या की बात करें तो ये ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं, ऐसे विषम लिख करके आपको दिखा देना था। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं वे क्या कहलाती हैं, वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। इस तरीके से 1, 3, 5, इस तरीके से 7, 9, 11 ऐसे लिख करके अनंत तक दिखा देना था। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। देखिए इतने अच्छे से मैंने ये आपको समझाया है, अगर आपने क्लास को अच्छे से देखा होगा या आपने सीरीज को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये इसका आंसर पता होगा कि श्रुतलेख और सुलेख में क्या अंतर होता है। जो श्रुतलेख होता है इसमें शिक्षक बोलते हैं और छात्र लिखते हैं, छात्र सुन करके लिखते हैं। शिक्षक के बोले गए शब्दों को, वाक्यों को बच्चे सुन करके लिखते हैं, और जो सुलेख होता है इसको देख करके बच्चे सुंदर सुंदर लिखते हैं। तो श्रुतलेख और सुलेख में इतना ही डिफरेंस है कि सुन करके लिखना श्रुतलेख है, श्रुत मतलब सुनना, लेख मतलब लिखना, और सुलेख मतलब देख करके सुंदर सुंदर लिखना। क्वेश्चन नंबर 23 है 64 अमरूद 4 बच्चों में बांटे गए, प्रत्येक बच्चे को कितना अमरूद मिलेगा। तो 4 बच्चों में 64 अमरूद को बांटा गया है। तो आप देखिए यहाँ पर दोस्तों अगर हम 4 से भाग देंगे 64 में तो 4 एकम 4 और यहाँ पर 2 बचेगा, फिर 24 और फिर यहाँ पर आप देखिए 4 छक 24, तो कितना आ गया 16 आ गया ना, ये 24 कट जाएगा पूरा तो 16 आ गया। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप देखो कितने बच्चों को, प्रत्येक बच्चे को कितने कितने अमरूद मिलेंगे, 16 मिलेंगे, 16 चारों बच्चों को 16 अमरूद मिल जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 24 है अवरोही क्रम को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए।
तो जब हम संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिखते हैं तो वही संख्या क्या होती है अवरोही, जैसे कि 7, 5, 3, 2, 1, ये घटते हुए क्रम में है। तो उदाहरण के साथ आपको इस तरीके से दिखा देना था। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हम कब करते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें कोई बहुत ज्यादा खुशी की चीज दिखानी हो, बहुत ज्यादा आश्चर्य की, बहुत अधिक दुख हो, तब हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अरे यह क्या हो गया, इस तरीके से, जैसे बहुत दुख हो या इस तरीके का, ठीक है। इस तरीके के चिन्ह का हम प्रयोग तब करते हैं जब बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है। वाह मैं पास हो गया, इस तरीके से वाह, यहाँ पर भी क्या लगेगा, यहाँ पर बहुत खुशी है, मैं पास हो गया, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, अंधकार के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो अगर हम अंधकार की बात करें तो हम तिमिर लिख सकते हैं, तिमिर लिख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं तम, तम या तमस इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लिख सकते हैं निराला, निरंजन, ये सब भी क्या है, अंधकार के ही पर्यायवाची हैं। और रात्रि तो आपको पता ही है, रात्रि भी अंधकार का ही होता है, रात्रि भी आप लिख सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो आपको बस यहाँ पर केवल कितने भेद होते हैं, तो केवल ऐसे लिख देना था कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है। और अगर आपको अच्छे से याद था तो आप सारे के नाम भी बता सकते थे, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, संख्या 6534 को 7 से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्या होगा? ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से निकाल सकते थे। यहाँ पर चलिए हम लोग भाग देते हैं इसमें, तो यहाँ पर चलिए देते हैं 6534 को हमें भाग देना है 7 से। तो यहाँ पर आप देखिए 9 बार में ये जाएगा तो यहाँ पर 63 आ जाएगा 63, और यहाँ पर 2 बच जाएगा शेष, फिर यहाँ पर 3 उतरेगा, फिर ये देखिए यहाँ पर 3 बार जाएगा तो ये 21 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर 2 शेष बच जाएगा, 4 को उतारेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर 7 त्रिक 21, और फिर यहाँ पर 3 शेष बच जाएगा। तो शेष 3 है, शेषफल क्या है, 3 है, और यहाँ पर शेषफल 3 हो जाएगा, और भागफल कितना हो जाएगा, 933 हो जाएगा। बस यही आपको इस तरीके से सॉल्व करके दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 29 है, ये देखिए इन संख्याओं को केवल जोड़ करके आपको दिखाना था। कितना आसान पेपर बना है आप देख सकते हो। तो चलिए यहाँ पर हम इसको जोड़ करके भी देख लेते हैं। 65,342, 28,443, तो 3 और 2 5, 4 और 4 8, 4 3 7, 8 5 13, 6 2 8 और 1 9। बस इस तरीके से आपको जोड़ करके इसको दिखा देना था, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं जो गिनने के काम आती हैं, या फिर जिन संख्याओं से हम वस्तुओं को गिनने या क्रम में रखने के लिए प्रयुक्त करते हैं वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? वे संख्याएं कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं, जैसे कि 1 2 3 4 लेकर के अनंत तक। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 है, इधर 4529 में सभी अंकों का स्थानीय मान। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था जिसको आपने उम्मीद करती हूँ अच्छे से किया होगा। ये देखिए 4529 है, इसमें 9 का निकालेंगे तो 9 गुणे 1 इकाई की जगह पर है, 1 से गुणा करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, फिर 2 दहाई की जगह पर है तो 2 गुणे 10 ये 20 आ जाएगा, फिर 5 है तो ये 5 गुणे ये दहाई और ये सैकड़े की जगह पर है, और ये हजार की जगह पर। सैकड़ा यानी कि 5 में हम 100 से गुणा करेंगे तो ये 500 हो जाएगा। फिर 4 है, फिर 4 में अगर हम यहाँ पर हजार की जगह पर तो 1000 से गुणा करेंगे तो ये 4000 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें करके इसको दिखाना था। अब क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं क्या हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो भाषा सीखने में अगर बच्चा सही से उच्चारण नहीं कर पा रहा है, इस तरीके से हो सकता है उसको किसी प्रकार की शारीरिक समस्या हो, जैसे कि उसे बोलने में कोई दिक्कत हो, उसके जीभ में कोई विकार हो, उसके ओठ में कोई विकार हो, ठीक है, या बच्चा मानसिक रूप से विकलांग हो या दिव्यांग हो, इस तरीके से यहाँ पर ये सारी चीजें आपको इसमें लिखना था, उदाहरण सहित इसको बताना भी था। अब क्वेश्चन नंबर 33 है, अमित के पास 1295 रुपए थे, उसने 897 रुपए अपने भाई को दे दिए, तो अमित के पास कुल कितने रुपए बचे? तो आपको 1295 में से क्या करना था, सिंपली 1295 में से आपको 897 रुपया क्या करना था, घटा देना था। तो यहाँ पर आप देखिए सिंपली आपको क्या करना था, इसको घटा देना था।
तो दोस्तों इसको घटाने पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप देखिए 398 आ जाएगा, यहाँ पर 15 में से 7 जाएगा तो 8 आएगा, फिर यहाँ पर 8 हो गया, फिर एक हासिल लेंगे तो ये 18 में से 9 जाएगा तो 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पर एक बचा है तो एक हासिल लेंगे तो ये 11 हो जाएगा, 11 में से 8 जाएगा तो 3 हो जाएगा। इस तरीके से ये हो गया। तो अमित के पास कुल 398 रुपए बचे, आपको इस तरीके से घटा करके दिखा देना था। क्वेश्चन नंबर 34 है देवनागरी लिपि की विशेषताएं बताइए। तो आपको पता है देवनागरी लिपि जो हमारी हिंदी भाषा वो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है और इसमें जैसे सिरोरेखा का प्रयोग करते हैं हम, एक ही शब्द को जब हम लिखते हैं, इसके अलावा जो हम लिखते हैं वही हम पढ़ते हैं और देवनागरी लिपि को हम बहुत ही सर्वश्रेष्ठ लिपि है ये। यही सारी बातें आपको इसकी सारी विशेषताएं लिखनी थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 35 है आरंभिक स्तर पर गणित शिक्षण का आरंभ करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आरंभिक स्तर पर जब हम बच्चों को गणित का शिक्षण देते हैं तो इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि सारे बच्चों को जो गिनती है वो अच्छे से आती हो। इसके अलावा सारे बच्चे जो संक्रियाएं जो हम बता रहे हैं उसको समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, कैसे हम उदाहरणों का प्रयोग करके बच्चों को समझाएंगे, ये सारी बातें आपको आरंभिक स्तर पर किस प्रकार से बच्चों को हम धीरे धीरे किस तरीके से उनको गिनती का ज्ञान कराएंगे, कैसे उनको पढ़ना सिखाएंगे, जो गिनती है उनको फिर किस तरीके से उनको हम जोड़ पर ले जाएंगे, तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए यहाँ पर यही पूछा, तो यही सारी बातें आपको लिखनी थी। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, व्याकरण के आधार पर उनका वर्गीकरण करिए। तो दोस्तों आपको पता ही है कि जो वाक्य होते हैं वो अर्थ के आधार पर 7 प्रकार के होते हैं। इसे विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि रचना के आधार पर अगर पूछेगा तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य होता है। ठीक है, तो यही आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार का अभिप्राय स्पष्ट करिए। तो आपको ऐसे कोई संख्या लिखनी चाहिए थी और इसमें आपको स्थानीय मान इस तरीके से निकाल के दिखाना था कि इसमें कौन इकाई है कौन दहाई। ऐसे ऊपर अगर आपने लिखा भी होगा तो भी आपका सही होगा, हजार। ठीक है, इस तरीके से इकाई, दहाई, यहाँ पर सैकड़ा होगा दोस्तों, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, इस तरीके से कोई संख्या लिख करके आपको उसको अच्छे से समझाना था बस, इसमें कौन इकाई है कौन दहाई है कौन सैकड़ा है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं शिक्षक ने पुस्तकालय से 38 पुस्तकें मंगवाई। शिक्षक ने पुस्तकालय से कितनी पुस्तकें मंगवाई, 38 पुस्तकें मंगवाई और 38 पुस्तकें मंगवाई और उसमें से 6 बच्चों को उन्होंने बराबर बराबर पुस्तकें क्या की, बांट दी। 6 पुस्तकें केवल मंगवाई हैं लेकिन जो पुस्तकें हैं उनको केवल 6 बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया है। तो 38 पुस्तकें हैं, 6 बच्चों में अगर बांटा है तो प्रत्येक बच्चे को कितना मिलेगा, तो 6 से भाग देंगे तो देखिए 6 बार में ये 36 आ जाएगा और यहाँ पर ये 2 बच जाएगा। तो आप देखिए तो 6 बच्चों में बांटने पर प्रत्येक बच्चे को कितनी किताब मिली, 6 किताबें मिली। ठीक है, तो बांटने के बाद शिक्षक के पास कुल कितनी पुस्तकें बच गई, तो 2 शेष बच गया, यानी कि 2 किताबें बच गई और प्रत्येक बच्चे को कितनी कितनी पुस्तकें मिल गई, 6 पुस्तकें प्रत्येक बच्चे को मिल गई। ठीक है, तो आपको लिखना क्या था, आपको इस तरीके से ये भाग करके दिखाना था और लिखना था कि प्रत्येक बच्चे को 6 पुस्तकें मिल गई हैं और शिक्षक को 2 पुस्तकें शिक्षक के पास शेष बच गई हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं पठन का अर्थ, प्रकार एवं महत्व बताइए। तो आपको पता ही लिखी हुई सामग्री को देख करके पढ़ना ही क्या होता है, पठन होता है। इसके प्रकारों की बात करें तो हम इस तरीके से लिख सकते थे सस्वर पठन, सस्वर पठन को ही पाठन भी कहते हैं या वाचन भी कहते हैं, आपको पता ही है। तो सस्वर और मौन लिख सकते थे और इसके अगर हम इसके परिभाषा या इसके हम अगर महत्व की बात करें तो पठन एक तरीके से एक प्रकार की कला होती है दोस्तों, क्योंकि ये सभी को अच्छे से नहीं आती और यह ज्ञानार्जन की कुंजी भी होती है, क्योंकि अगर हमें पढ़ना आ रहा है तो हम किसी भी चीज को अच्छे से पढ़ सकते हैं और जटिल से जटिल विषय को भी पढ़ करके हम समझ सकते हैं। ठीक है, और पढ़े हुए चीज को हम दूसरों को समझा भी सकते हैं। तो इस तरीके से जो पठन होता है उसका अलग ही महत्व है, कोई भी चीज पढ़ करके हम लोगों को एक्सप्लेन करके उसके बारे में समझा सकते हैं। तो पठन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं बालकों को गिनती सिखाने संबंधी मुख्य बातें बताइए। तो बच्चों को गिनती सिखाते समय हम परिवेश की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, हम कंकड़ों पत्थरों का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो संसाधन विद्यालय में उपलब्ध है उनकी सहायता से हम बच्चों को गिनती सिखाते हैं। तो ये सारी बातें इसमें हम लिख सकते थे। तो इस तरीके से उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने पेपर को बहुत अच्छा किया होगा और सारा का सारा क्वेश्चन आपने बिल्कुल अच्छे से किया होगा। अगर आपने सारे क्वेश्चंस अच्छे से किए जरूर कमेंट करिएगा और आपने कितने प्रश्नों को बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर दिए हैं
15 में से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही आ रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्नों में, आप जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ क्लास आपका ये पूरा का पूरा पेपर अच्छा हुआ होगा। अगर अच्छा हुआ है तो प्लीज इसको शेयर करना मत भूलिएगा अपने कॉलेज के ग्रुप में, फ्रेंड्स को। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई क्लासेस हम लाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सारे क्लासेस को ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से बने रहिए और सारी क्लासेस को लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को और बेहतर करते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।